मुझे शादी की रात से बहुत डर लगता था। इसलिए शादी की रात जब शौहर पहली बार मेरे करीब आए तो मैंने चीखें मारनी शुरू कर दी। वह मेरे पास आने के लिए तरसने लगा, लेकिन मैं हाथ ना लगाने देती। एक बार कमरे से कहराने की आवाज़ आने लगी। दरवाज़ा खोला तो मेरे होश उड़ गए। मेरे शौहर ने तो अपना लेडी डॉक्टर के क्लिनिक में फैसल खान मुझे लेकर गया था। वह एक गायनोकोलॉजिस्ट थी। जिस काम के लिए वह मुझे वहाँ लेकर गया था, मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। ऊपर से मेरे शौहर फैज़ल खान की मुझ पर गहरी नज़र थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। काश कि मैं शादी ही ना करती। पता नहीं यह शादी करना इतना ज़रूरी क्यों होता है। मैं तो अजाब में फंस चुकी थी। आधे घंटे के इंतज़ार के बाद मेरी बारी आई थी। मैं उस वक्त गायब दिमाग से बैठी थी। जब मिसेस खान की आवाज़ नर्स लगाने लगी, मेरा तो दिमाग पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। तीसरी बार जब उसने अनाउंस किया तो मर्दों की कुर्सी से उठकर फैसल खान मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़कर झंझोड़ दिया। कहने लगा, बहरी हो तुम, कब से वहाँ तुम्हें आवाज़ लगा रहे हैं, तुम जा क्यों नहीं रही हो। मैं बुरी तरह से चौंकी थी। मैंने कहा, अच्छा आ गई मेरी बारी। कहने लगा, हाँ आ गई, चली जाओ। मैं फ़ौरन से खड़ी हो गई। इससे पहले कि मैं डॉक्टर के कमरे में जाती, फैजल ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे कान में खरगोशी करने लगा। कहने लगा, देखो सारी बात लेडी डॉक्टर को बताना, कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है और इस मसले का हल जल्द से जल्द निकालना है, समझी। उसका बड़ा सख्त लहजा था। उस वक्त मैंने बहुत मुश्किल से अपना थूक निकला था, खुद को अंदर जाने के लिए तैयार किया। जैसे ही डॉक्टर के कमरे के पास पहुंची, नर्स मजबूरी तरह से घूर रही थी। कहने लगी, कितनी आवाज़ें दी मैंने, आपको सुनाई नहीं देता क्या, जल्दी से आए। मैं जल्दी से कमरे में गई। सामने एक अधेड़ उम्र की लेडी डॉक्टर गले में स्टेथोस्कोप लगाए बैठी थी। मैं उसके सामने कुर्सी पर जाकर बैठ गई। कहने लगी, बीवी क्या नाम है आपका। मैंने कहा, जोया खान। कहने लगी, जी कहिए क्या मसला है। मैंने कहा, वो एक्चुअली मेरी अभी शादी हुई है। वह कहने लगी, तो फिर। मैंने कहा, वो मुझे डर लगता है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि किन लफ्ज़ों में तरतीब देनी है। अपनी बात समझाऊं तो मैं कैसे समझाऊं। अब मैं बार बार अपना गला साफ करने लगी। मुझे नहीं आ रही थी दिमाग में, तो बातें सब मूड हो चुकी थी। कहने लगी, बीवी जल्दी बताओ क्या मसला है, पीछे और भी मरीजों की लाइन लगी है। मैंने कहा, मुझे अपने शौहर के पास जाने से डर लगता है। मैंने यह बात बड़े धीरे से कही थी। वह कहने लगी, मैं समझी नहीं। मैंने कहा, मुझे शौहर के करीब आने से डर लगता है। वह कहने लगी, कितने दिन हो गए हैं शादी को। मैंने कहा, 6 महीना। यह सुनकर डॉक्टर चलता हुआ पेन रुका था। मुझे आंखें फाड़ कर देखने लगी। कहने लगी, होता क्या है, तुम्हारे साथ क्या तकलीफ़ होती है तुम्हें। पहले मैंने नाम में सिर हिलाया, फिर मैंने इस बात में सर हिलाया। उसके बाद जो वह मुझसे सवाल पूछने लगी, मैं गुमसुम उसे देखने लगी। उसने मुझे चंद मेडिसिन लिखकर दे दी, लेकिन मुझे ऐसी ऐसी बातें भी कही जो कि सुनकर मेरा दिल और ज़्यादा खौफ से हिलको मारने लगा था। अभी तो बाहर मेरा शौहर बैठा डॉक्टर के जवाब का मुंतज़िर था। मैं बाहर आई तो पहले हाथ के इशारे से ही मुझे पूछने लगा कि डॉक्टर ने क्या कहा। मैंने नज़रें ही बदली। मैंने हाथों में उसकी वक्त उतराई थी। दिल बड़ी ज़ोरों से धड़के जा रहा था। वह मेरे पास आया और कहने लगा, क्या कहा डॉक्टर ने। डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची मैंने उसके हाथ पर रख दी। मैंने कहा, यह मेडिसिन ले आना। वह कहने लगा, मेडिसिन खाने से तुम नॉर्मल हो जाओगी। बड़ी बेबसी से उसने मुझसे पूछा था। उसने कहा, ठीक है जाओ गाड़ी में जाकर बैठो, मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। मैं हॉस्पिटल से निकलकर बाहर गाड़ी में जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद मेडिसिन लेकर फैजल खान गाड़ी में आकर बैठ गया। हमारी शादी को 6 महीने हो चुके थे, लेकिन मुझे अपने शौहर के करीब आने से बहुत डर लगता था। शायद इसकी वजह यह थी कि मेरी शादी कम उम्र में हुई थी, और दूसरा यह कि मैं अपने घर में छोटी थी। मुझसे छोटी बस एक ही बहन थी, लेकिन मुझ में लाउजबानीपन और बचपना बहुत ज़्यादा था। इसलिए मेरा ध्यान अपने बड़ों के बजाय छोटों के साथ खेलने को करता था, और शादी की बातों के मुताबिक मेरा कोई दिमाग ही नहीं था। लेकिन ऐसे हंसते खेलते कब मैं बड़ी हुई, कब तालीमी सिलसिला ख़त्म हुआ, कब मेरा रिश्ता आया, पता ही नहीं चला। फैजल खान ने मेरा रिश्ता भी तय हो गया। मैं बहुत लाभ वाली किस्म की थी। मेरे जहन में शादी के मुताबिक बस इतना ही था कि अच्छे से फैंसी जोड़े पहनने पड़ेंगे, मेहमान दावत खाएंगे और मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। सब मेरे नाजो नखरे उठाएंगे। बस इससे आगे मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, क्योंकि मैंने कभी इन बातों में दिलचस्पी ही नहीं ली थी।
शादी की रात मेरी बहन ने बस मुझे इतना कहा था कि तुम्हारा शौहर तुमसे कुछ भी कहे तुम उससे इनकार मत करना। मैंने कहा ठीक है, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं उसे इनकार करती रहूँगी। पहले मैंने अपने भतीजे के सर पर 2 थप्पड़ लगाकर इसकी जेब में से सारी टॉफ़ी और चॉकलेट निकालकर अपने पर्स में रख ली थी। अपनी जेब से ठूस लो, यह मत समझना कि मेरी शादी हो गई है तो शादी की रात मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकती। हाल में जाने से पहले मैंने उसकी अच्छी खबर ली थी। अपने भतीजे की सारी टॉफ़ियाँ और चॉकलेट मैंने अपने छोटे से फैंसी पर्स में डाली थी, जो मुझे भाभी ने इसलिए पकड़ाया था कि अगर कोई सलामी में पैसे दे तो रख लेना। बहरहाल में बैठकर मैंने शर्माने की जहमत नहीं की थी, बल्कि दिन फाड़े फाड़े मैं सब औरतों के फैशन देख रही थी। कौन सी औरत ने कैसा जोड़ा पहना है, कैसे जूते पहने हैं, कैसी सैंडल पहनी है, कौन सा फैशन वाला पर्स डाला है, किस तरह की ज्वेलरी पहनी है। 2-4 बार मेरी माँ ने मुझसे गुस्से से घूर कर कहा, दुल्हन को नज़रें झुकाकर बैठी रहो। मैंने कहा, अम्मा अपनी शादी तो मुझे एंजॉय करने दे। बाहर हॉल में बारात आई, निकाह हुआ और फिर रुखसती भी हो गई। जब मैं रुकमत से होकर अपने ससुराल पहुंची तो मेरी ननद ने ही मुझे फैज़ल के कमरे में बैठा दिया था। कुछ देर बाद मेरे कमरे में वह दाखिल हुआ। मैंने इतनी देर में पर्स से टॉफ़ी निकाली और मुंह में डाल ली थी। मुझे लगा कि अभी उसे आने में वक्त लगेगा, क्योंकि अक्सर शादियों में दोस्त यार दूल्हे को बाहर रोक कर बैठ जाते हैं। मैंने सोचा जब तक वही आता है मैं टॉफ़ियाँ खा लेती हूँ। मैंने 2 टॉफ़ियाँ एक साथ मुंह में डाली थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने फैज़ल खान खड़ा था। मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। अब ऐसी सिचुएशन में थूक भी नहीं सकती थी और ना ही फटाफट चबाकर खा सकती थी। सोच रही थी कि इन टॉफ़ियों को साबुत अंदर निकाल जाऊं या बाहर उगल दूं। उसे देखकर मैं बहुत परेशान हुई। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। काफ़ी संजीदा किस्म का इंसान लग रहा था। अपनी शेरवानी उतारी, अलमारी को खोलकर हैंगर निकालकर अपनी शेरवानी बड़े सलीके और तरीके से हैंगर पर लटकाकर अलमारी के अंदर रख दी। फिर एक गहरी सांस ली, अपनी कमीज के ऊपर के 2 बटन खोले। कहने लगा, एक तो गर्मी में शादी करना भी अजाब है। इसके बाद वह मेरे पास आकर बैठ गया। मैंने अपने दोनों गालों में टॉफ़ियाँ फंसा रखी थी, इसलिए मेरा मुंह कुछ अजीब सा हो गया था। उसने पहले तो एक सरसरी सी नज़र मुझ पर डाली, लेकिन फिर गड़े बोर्ड से मुझे देखने लगा। मेरे दोनों गाल कुछ फूले फूले थे। कहने लगा, तुम्हारे मुंह को क्या हुआ है? मैंने ना में सिर हिलाया। मुंह में टॉफ़ियाँ भरी हुई थी, इसलिए बोल तो नहीं सकती थी। कहने लगा, तुम्हारे मुंह में कुछ है क्या? मैंने कहा, नहीं। टॉफ़ियाँ। यह सुनकर उसने हैरत से गला फाड़कर बोला, वट, तुम टॉफ़ी खा रही हो? मैंने इस बात में सर हिलाया। फिर अपना पर्स खोलकर उसे टॉफ़ियाँ और चॉकलेट दिखाने लगी। उसने बड़े ताजुब से देखा और कहने लगा, नहीं, तुम ही खाओ तो बेहतर है, और जर्दा जल्दी खाओ। सारे मंड वेड़ा करके रख दिया। अपनी शादी पर भी भला कोई ऐसी टॉफ़ियाँ खाता है? मैंने जल्दी जल्दी मुँह चलाकर टॉफ़ियाँ ख़त्म की। उसने मेरा पर्स पकड़ा और उसे बंद किया और उसे टेबल पर रख दिया। फिर एक गहरी सांस लेकर मेरे सामने बैठ गया। अपनी जेब से एक डिब्बी निकाल उसके अंदर से एक सोने का बड़ा खूबसूरत कंगन निकाला और मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। मैंने अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। उसने बड़े प्यार से वह रहनुमाई का कंगन मेरे हाथ में पहनाया था। कहने लगा, इसे हमेशा अपने हाथ में पहन के रखना। मैंने कहा, ठीक है। मैं बड़ी फुर्सत भरी नज़रों से उस कंगन को देख रही थी। जब फैज़ल ने मेरी तारीफ़ शुरू की तो यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन जब उसने मेरे करीब होकर मेरे माथे पर लगा झूमर उतारते हुए एक गुस्ताखी की तो मेरी जान निकल गई थी। मैं फ़ौरन से पीछे हटी और उसे भी पीछे धक्का दिया। वह हैरान होकर मुझे देखने लगा। कहने लगा, क्या बदतमीजी है जोया? मैंने कहा, तुमसे शर्म नहीं आती मेरे साथ यह सब करते हुए? मेरी बात सुनकर वह हैरान होगा। कहने लगा, बीवी के साथ तो सब कुछ जायज़ होता है, तुम्हारे साथ भी शर्म करूँगा तो फिर यह सब किसके साथ करूँगा? मैं तो शादी के इस तरह के रिश्ते से बहुत कम वाकिफ़ थी। फ़ौरन से बेड से उठकर खड़ी हो गई। मैं बेहद नर्वस थी। मुझे यूं खड़ा होते हुए देखकर वह मेरे बराबर में खड़ा हो गया। कहने लगा, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में नहीं सोऊंगी। यह सुनकर वह कहने लगा, पागल हो गई हो? मैंने कहा, नहीं, मैं यह सोच भी नहीं सकती, तुम बहुत बेशर्म हो। मेरी बात सुनकर वह पहले तो अपना सर पकड़कर मुझे देखने लगा, फिर मेरा हाथ पकड़ा, मुझे बेड पर बिठा दिया। कहने लगा, तुम्हें क्या किसी ने कुछ समझाकर नहीं भेजा? मैंने कहा, मुझे क्या समझना था? मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। कहने लगा, तुम्हारी किसी बहन ने या भाभी ने तुमसे कुछ नहीं कहा शादी क्या होती है? मैंने कहा, आप ही ने कहा था कि शोहर को किसी बात पर रोकना नहीं। मुझे क्या पता था तुम इतने बेशर्म हो गए हो। देखो,
खबरदार जो तुमने मेरे साथ दोबारा कोई ऐसी गुस्ताखी की तो। उसने गहरी सांस ली, कहने लगा, इधर बैठो मेरे पास। जैसे ही वह मेरे कुछ करीब हुआ, मैं फ़ौरन से पीछे हट गई। मैंने कहा, फासला रखकर बैठो, तब तुम्हारी बात सुनूंगी, वरना कमरे से बाहर बता दूंगी सबको कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। यह सुनकर तो उसकी हवाइयाँ उड़ी थी। उसने कहा, अच्छा नहीं आता तुम पास, लेकिन मेरी बात मान लो। फिर कहने लगा कि शादी करने का मतलब यही होता है कि बीवी अपने शोहर को उसके किसी भी अमल से रोक नहीं सकती। मैंने कहा, अच्छा जी, शोहर जो चाहे मर्जी करे, बेशर्मी करता रहे। नहीं भाई, मैं तो तुम्हें ज़रूर रोकूंगी, मुझे बहुत डर लग रहा था। कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें आज रात कुछ नहीं करता, लेकिन प्लीज कल अपनी आप से पूछ लेना कि शादी क्या होती है। अब रोज़ रोज़ मैं सबका इम्तिहान तो नहीं दूंगा। मैं तो उसकी बात ही समझ नहीं पाई थी। बहरहाल मैंने अपनी ज्वेलरी खुद उतारी, अपना लिबास तब्दील किया। जब सोने के लिए आई तो वह बेड पर लेटा हुआ था। मैंने कहा, जरा दूर हटो, पूरे बेड पर तुम फैलकर लेटे हो। मैं कहा, सोऊंगी, मुझे अपनी जगह है, बल्कि मेरा तकिया भी उसने अपने तकिए के साथ बिल्कुल लगा के रखा था। लेकिन मैंने उसे घूर कर देखा, फिर उठकर सोफे के पास आ गई। सोफे पर छोटी छोटी गद्दियाँ रखी हुई थी। मैंने वह सारी गद्दियाँ उठाई और बेड के बीच में रख दी, ताकि वह मेरे करीब ना आ सके, और फिर अपना तकिया साइड करके लेट गई। उसने एक गहरी सांस नज़र मुझ पर डाली थी, फिर अपनी तरफ का लैब बंद कर दिया। सुबह उसी ने मुझे जगाया था। कहने लगा, बेगम साहिबा, सुबह हो गई, चलो उठो और जाकर नहा लो, फैंसी जोड़ा पहन लो। यह ना हो कि दरवाज़ा खोलकर मेरी भाभी और बहन, घर के तमाम लोग कमरे के अंदर दाखिल हो जाएं। और उसने कहा, मेरी बात सुनो, अगर मेरी भाभियाँ, मेरी बहनें तुमसे कुछ भी पूछे तो ज़रूरत नहीं है तुम्हें कुछ भी सच बताने की, कहना कि सब कुछ ठीक है। मैंने कहा, ठीक है, कह दूंगी, लेकिन तुमने जो हरकत कल की थी ना, वो मत करना। मेरी बात सुनकर वह मेरे पास आ गया। मेरे बालों का जूड़ा उसने खोला, कहने लगा, वह तो इब्तिदा थी, तो आज इंतहा के मूड में हूँ, आज कोई ड्रामा नहीं देखूंगा तुम्हारा, समझी। यह कहकर वह वॉशरूम में चला गया और मैं अंदर ही अंदर खौफ खाने लगी। रात को वलीमा था, इसलिए मुझसे ज़्यादा किसी ने सवाल जवाब नहीं किए थे। वलीमे पर जब हाल में फैज़ल खान मेरे बराबर में बैठा तो कैमरामैन उसे मुझसे और भी करीब होने के लिए कह रहा था। जैसे ही उसने अपना हाथ फैलाकर मुझे अपने पहलू में लिया, मेरे दिल मुट्ठी में आया था। फिर मेरे कान के पास आकर खरगोशी से कहने लगा, रात को भाभी तुम्हारे कमरे में आएगी तोहे कुछ अकल देने के लिए, इसलिए उनकी बातें अच्छी तरह से जहन नशीन कर लेना। पता नहीं क्यों उसकी बेताबी नज़रें, बेबाक अंदाज देखकर मुझे खतरे की घंटियां सुनाई दे रही थी। बली में की रात जब मैं कमरे में थी तो कुछ ही देर बाद फैजल खान भाभी कमरे में आई, मेरे पास आकर बैठ गई। मैं बेहद नर्वस थी। कहने लगी, जोया, क्या बात है, तुमने कल रात फैजल खान से ठीक नहीं किया। मैंने कहा, मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा। वह कहने लगी, तो फिर वह मुझसे यह क्यों कह रहा था कि अपनी देवरानी को कुछ अकल दे, उसे कुछ भी पता नहीं है। मैंने कहा, वह झूठ बोल रहा होगा आपसे। वह कहने लगी, यह तो बहुत बुरी बात है। मैंने कहा, आपसे मजाक किया होगा उसने, मैं नहीं चाहती थी कि वह मुझे गलत समझे। उसकी भाभी कहने लगी, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना। मैंने कहा, जी ठीक है। कुछ देर बाद वह मेरे पास बैठकर कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद फैजल खान मेरे कमरे में दाखिल हुआ, कमरा बंद किया, अपना आराम लिबास पहना, खुद पर परफ्यूम सो किया, चेहरे पर बड़ी फ्रेप मुस्कुराहट सजाकर बेड पर मेरे पास बैठ गया। कहने लगा, भाभी की बातें कुछ समझ आई तुम्हें? मैंने इस बात में सर हिला दिया। कहने लगा, गुड। मैं खुद को अंदर ही अंदर बहुत समझाने की कोशिश कर रही थी कि आज उसे किसी बात पर रोकूंगी नहीं। आखिर जिस किसी भी शादी होती है, यह सब उसके साथ होता ही होगा। बहुत समझा रही थी खुद को, लेकिन दिल था कि किसी बेलगाम लगोड़े की मानिंद दौड़ रहा था। हाथों में उतरने लगी, घबराहट सी होने लगी। वह जैसे ही मेरे करीब आया, मैंने फिर से उसे खुद से पीछे कर दिया। वह इस बार मुझे गुस्से से देखने लगा। इससे पहले कि कुछ कहता, मैंने रोना शुरू कर दिया। मुझे यूं रोता देखकर उसने अपना सर पकड़ा था। यार जोया, खुदा के लिए पहले वह रोना बंद करो। मैंने कहा, पहले तुम वादा करो कि तुम मुझे कुछ नहीं कहोगे और ना मेरे पास आओगे। वह कहने लगा, इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों नहीं आऊँगा? पास शादी के लिए मैंने तुमसे। फिर मुझे कुछ देर तक वह गुस्से से देखता रहा। मैं रोते जा रही थी। कहने लगा, अच्छा बताओ, किस बात की टेंशन है तुम्हें? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे बहुत डर लग रहा है।
वह कहने लगा, कुछ नहीं और तुम यूं डरना बंद करो। और उसने मुझे चुप कराने के लिए कहा, जाओ मुंह जाकर धोकर आओ, चेंज कर कर आओ। मैं कपड़े तब्दील करके आई। उसने मुझे अपने पास बिठाया। फिर उसने बड़े प्यार से मुझे समझाना शुरू किया। कहने लगा, निकाह के इजाब कबूल का मकसद यही होता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए बिल्कुल हलाल और जायज़ है। फिर कहने लगा, लाइट जलती रहने दूं या फिर बंद कर दूं? मैंने कहा, बंद कर दो। उसने लाइट बंद कर दी। मैंने खुलकर सांस ली। चलो जी, बात ख़त्म हुई। मैं सोने के लिए बेड पर लेट गई। कुछ ही देर बाद मुझे अपना आप किसी के सांस में महसूस होने लगा। मैं अगला सांस लेना भूल गई, लेकिन चुप रही। मगर जब फैज़ल की गुस्ताखियाँ बढ़ने लगी तो मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। एकदम से उसने मेरे मुंह पर हाथ रखा था। कहने लगा, पागल हो गई हो क्या? आवाज़ बाहर जाएगी। क्यों सबके सामने मेरा मजाक उड़वाना चाहती हो? लेकिन मैंने उसे खुद से दूर किया और रोने लगी। बहरहाल नतीजा यह निकला कि गुस्से में फैज़ल सोफे पर जाकर लेट गया। कुछ दिन तो उसने मुझसे कोई बात नहीं की, ना मेरे पास आया। मैंने शुक्र किया कि अच्छा हो बुला टली। लेकिन जैसे ही शादी पर आने वाले मेहमान अपने घरों को जाने लगे, वह बार बार मुझसे इसी बात का इकरार करने लगा। मैं रोना धोना मचा देती। वह कभी मुझ पर गुस्सा करता, कभी नाराज हो जाता, कभी मुझे समझाने लगता। अब यह रिश्ता की कोशिश नहीं करती, बहुत कोशिश करती कि मैं ये रिश्ता निभा सकूं, लेकिन मुझे इख्तियार में नहीं। जैसे ही शाम के अंधेरे गहरे होने लगते, मेरे दिल की रफ्तार बढ़ने लगती कि अब कुछ ही देर में फैज़ल अपने ऑफिस से वापस आ जाएगा। फिर सब मिलकर खाना खाएंगे और इसके बाद कुछ ही देर तक अब अपने अपने कमरों में चले जाएंगे और फैज़ल की कमरे में आएगा। यह सोच सोच कर मेरे अंदर ही अंदर जान निकलती थी। आज तो वो ऑफिस जाने से पहले मुझे लास्ट वार्निंग देकर गया था। कहने लगा था, जोया अगर आज तुम बेहोश भी हो गई ना, तब भी जोश में आने के बाद मैं तुमसे अपना हक वसूल ज़रूर कर लूँगा। मैं बेहद परेशान थी। मेरी जेठानी कहने लगी, जोया तुम ऐसा करो, तुम रोटी बना लो। मैं रोटियां बनाने लगी, लेकिन ध्यान उसी तरफ था कि फैज़ल आज बहुत गुस्से में था। मेरे आंसू आज उस पर असर नहीं करेंगे। मेरी जान निकले जा रही थी। सब लोग अपने अपने कामों में लौट आए। फैज़ल अभी भी गुस्से में था। खाना भी उसने ठीक से नहीं खाया। जल्दी से खाया और कमरे की तरफ चला गया। मैं जानबूझकर अपनी जेठानी के पास बैठी इधर उधर की बातें करती रही ताकि वक्त गुजर जाए और जब मैं कमरे में जाऊं तो फैज़ल सो चुका हो। रात के 1 बजे तक मैं कमरे में नहीं गई। सब अपने अपने कमरों में जाकर सो गए, लेकिन मैं सहन में टहल रही थी। 1 बजे जब मैं कमरे में गई तो लाइट ऑफ थी। फैज़ल सो चुका था। मैंने शुक्रिया किया और बेड की दूसरी जानिब जानकर लेट गई। जैसे ही मैंने आंखें बंद की, किसी की सांसों की गर्माहट महसूस करके मेरी आंखें खुली थी। वह मेरे बेहद करीब था। मुझे और कुछ नहीं सूझी। मैंने कहा, फैज़ल मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पता नहीं क्यों वह कहने लगा, भी तुम्हारे सर में भी दर्द होगा और उसके बाद ना जाने कहाँ कहाँ होगा। जोया आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। इससे पहले कि मैं चिल्लाने की कोशिश करती, उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। हाथ इस कदर जोर से रखा कि मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी। मैंने बहुत चाहा कि मेरा मुंह उसके हाथ से आज़ाद हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। नतीजा यह निकला कि मैं बेहोश हो गई। ठंडे पानी की छींट से मैं होश में आई थी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो फैज़ल परेशान बदहवास में मेरे पास बैठा मुझ पर ठंडे पानी की छींट मार रहा था। मुझे होश में देखकर कहने लगा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। पता नहीं तुम मुझे परेशान करने के लिए मेरी ज़िंदगी में आई हो। मैंने कहा, मैं खुद भी तंग आ चुकी हूँ। ऐसा करो, मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाओ। वह कहने लगा, मुझे यही लग रहा है, शायद किसी डॉक्टर के समझाने से तुम्हें अकल आ जाए। पहले वह डॉक्टर, फिर दूसरी और फिर अब यह तीसरी वह मुझे मेडिसिन लिखकर दे देती है। मैं खाती रहती 6 महीने। मैं उम्मीद करती रही, लेकिन मेरा खौफ रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि फैज़ल मुझसे दूर रहने लगा। अब मेरे पास आने की कोशिश भी नहीं करता और मुझसे बात भी नहीं करता था। मुझे देखकर चेहरे पर बल डाल देता। एक बार उसने फ़ोन पर घंटी बज रही थी। मैंने फ़ोन की तरफ देखा तो एक लड़की का नाम था। जैसे ही मैंने फ़ोन उठाने लगी, वह तेज़ी से फ़ोन के पास आया और फ़ोन उठा लिया और फिर फ़ोन पर बात करते हुए कमरे से बाहर निकल गया। यह देखकर मेरे कुछ होश उड़े थे। जो भी करते हुए कमरे से बाहर निकला था। जैसे भी 6 महीने हो गए थे हमारी शादी को। बेशक हमारे बीच कोई रिश्ता कायम नहीं हो पाया था और वह मेरे डर और खौफ की वजह से था। मुझे लगता था कि वह मेरे पास आएगा तो मैं मर जाऊंगी। शायद मुझे कोई फोतीवा बीमारी लग गई थी। मैं बेहद परेशान थी अपने इस मर्ज का। मेरे पास कोई इलाज नहीं था।
और मेरे इस मर्ज से मेरा शौहर मुझसे दूर होने लगा था। फैजल को मेरी कोई परवाह नहीं होती थी, मेरी तरफ देखता तक नहीं था। मैं तो मजीद परेशानी में मुतला हो चुकी थी। अब वह रात देर तक कमरे में नहीं आता था। शहर में हंस हंस कर न जाने किससे बातें किया करता था। यकीनन कोई लड़की हो सकती थी। मेरा घर मेरे हाथों में बर्बाद हो रहा था, लेकिन मेरा खौफ कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अभी मुझे यह डर लगने लगा कि शायद खौफ की वजह से फैजल मुझे छोड़ देगा, मुझे नहीं अपनाए। मर्द का क्या है, उसे तो फिर से खूबसूरत और कुंवारी लड़की मिल जाएगी। लेकिन मसला तो औरतों के साथ होता है। जब 1 महीना ऐसे ही गुजर गया और फैजल की वही रूटीन रही तो मेरा सब्र भी जवाब दे गया। मैंने फैजल से कहा, तुम किससे बातें करने लगे? किसी से भी बात करूं, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? अपने काम से काम रखो, मैं अपने घर में बर्दाश्त कर रहा हूं, तुम्हें यही बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा, यह मेरे बस में नहीं है तो ठीक है। मैंने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि तुम्हारे बस में नहीं है, लेकिन सच यह है कि मुझे मोहब्बत चाहिए। सारी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को सब्र में नहीं गुजार सकता, और फिर दूसरी शादी के लिए हमारे दिन में हमें इजाज़त दे रखी है। यह सुन के मैं होश उड़ने लगी, मेरी आंखों में मोटे मोटे आंसू बहने लगे। मैंने कहा, ठीक है, तुम दूसरी शादी करोगे? कहने लगा, मजबूरी है, करनी पड़ेगी। देखो, मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, यह मेरे मिजाज के खिलाफ है। तुम बहुत शोर मचाती हो, तुम कोशिश ही नहीं करती कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। देखो, मैं एक मर्द हूँ, अपने जज्बात को दबा नहीं सकता। मैंने कहा, मैंने बहुत कोशिश की है, मैं सच कह रही हूँ। कहने लगा, हाँ, मैंने कभी इनकार नहीं किया, लेकिन तुम्हारे बस में नहीं है ना, इसलिए मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा। लेकिन एक सच यह भी है कि मैं अब शादी के बगैर नहीं रह सकता। मुझे एक बीवी चाहिए, उसकी संगत चाहिए, उसकी मोहब्बत चाहिए जो तुम मुझे नहीं दे सकती, क्योंकि तुम्हारे बस में नहीं है। तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें अपने निकाह में ही रखूँगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें एक कमरा अलग से मिलेगा, वहाँ तुम सुकून से रह सकती हो, तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी करूँगा। लेकिन देखो ना, मेरे बारे में भी सोचो, मेरा भी तो कोई कसूर नहीं ना। मैं सारी ज़िंदगी यूँ तो नहीं गुजार सकता, मुझे बीवी भी चाहिए और औलाद भी चाहिए। फिर कहने लगा, शबनम मेरी बहुत अच्छी कलीग है, बहुत अच्छी लड़की है, बस गरीब घराने की है, उसके वालिद दहेज नहीं दे सकते, इस वजह से उसका कहीं रिश्ता नहीं हो रहा। लेकिन मेरे पास तो सब कुछ है, इसलिए मैं शबनम ने की कर लूँगा। सुनना था कि मेरी जान निकली थी। वह बहुत संजीदगी दे रहा था। उसके फ़ोन पर भी फिर से बेल बजने लगी। उसने फ़ोन उठाया, कहने लगा, जाने मन, बस 2 मिनट। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। सहन में जाकर हंसते हुए बातें करने लगा। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। यह तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। उन्हीं दिनों मेरी छोटी बहन की शादी हुई, वह आई हुई थी, मुझे भी बुला रही थी। मैंने फैजल से कहा, बस एक दिन के लिए मौके जाने दे। वो बोला, शौक़ से जाओ, बेशक चाहे जितने दिन रहकर आओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी बात सुनकर मैं कलस रह गई। मैंने कहा, आप मुझे मिस नहीं करेंगे? वह कहने लगा, मिस किस बात पर करूं? मैंने तो तुम्हारी कुर्बत को भी कभी महसूस नहीं किया कि तुम्हारे दूर जाने से मुझे कैसे फ़र्क पड़ेगा। जब चाहे जाओ, जब चाहे आओ। बल्कि अच्छा है तुम जाओगी तो मैं अपने कमरे में सुकून से शबनम से बात किया करूँगा। उसकी बातें मेरा जी जलाने लगी। यकीन मानो, मेरी रात को वह सोने नहीं देती, ऐसी ऐसे बात ही करती है मुझसे। मैंने कहा, ऐसी भी क्या बात करती है? वह मेरे करीब आकर कहने लगा, जो तुम मुझसे नहीं करती हो, मुझे बदतमीजी लगती हैं, बेशर्मी लगती हैं, वही बातें करती हैं वह मुझसे। मैंने कहा, आपको शर्म नहीं आती गैर औरत से ऐसी बातें सुनते हुए? कहने लगा, जब बीवी नहीं करेगी तो फिर दूसरी औरतों से ही सुननी पड़ेगी ना, क्या करूं? अब वैसे भी मैं बहुत जल्द उससे निकाह करने वाला हूं, उसके बगैर रहा नहीं जाता मुझसे। मैंने अपनी आंखों से आंसू बहने दिए। अपना सामान बांधकर मायके चली आई। मेरी छोटी बहन के चेहरे पर खुशियों के अजीब से रंग थे। वह इतनी खुश थी कि जिसकी कोई हद नहीं थी। उसका चेहरा, उसका हर अंदाज उसकी खुशी का मुँह बोलता सबूत था। वह मेरे पास आकर बातें करने लगी। कहने लगी, आप ही आज़ाद बहुत अच्छे हैं, मुझसे यह बातें करते हैं, मुझे यह कहते हैं, मुझे वो ला कर देते हैं, मेरे साथ ऐसे रहते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे। फिर भी अपने हनीमून की तस्वीरें दिखाने लगी जिनमें वह अपने शौहर के साथ बातें कर रही थी। एक साथ लगकर खड़ी थी। उसके शौहर ने हाथ फैलाकर उसको अपने पहलू से लगा रखा था। मैंने कहा, तुम्हें कभी अपने शौहर से डर नहीं लगा? कभी इस रिश्ते से खौफ नहीं आया? वह कहने लगी, कैसा डर, कौन सा खौफ? यह एक फ़िज़िकल रिश्ता है। हाँ, शुरू शुरू में मुश्किलात पेश आती हैं,
लेकिन मुश्किल के बाद तो वैसे भी आसानी है, बल्कि खुशियाँ ही खुशी हैं। आपको मैं बता नहीं सकती कि मैं किस कदर खुश हूँ। अभी मैं एक दिन के लिए क्या आई हूँ। आज़ाद ने मुझे 10 बार फ़ोन कर दिया। कहते हैं तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती, कमरा खाली खाली सा लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वह तो सुबह मुझे लेने आ जाएंगे। उसकी बात सुनकर मुझे अपना आप बहुत छोटा सा लगने लगा। मैंने खुद से फैसल को फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन इंगेज था। अगले रोज़ मैं खुद ही अपने ससुराल चली गई। फैज़ल मुझे अचानक से देखकर कहने लगा, तुम इतनी जल्दी क्यों वापस आ गई? थोड़े दिन रह लेती ना वहाँ पर। मैंने कहा मुझे नहीं रहना वहाँ। बड़े गुस्से से यह कहते हुए मैं अपने कमरे में आ गई। फैज़ल ऑफिस जा चुका था। रात को जब वह आए तो मैंने बहुत खूबसूरत सा लिबास पहन रखा था। तैयार भी हुई थी, बाल भी खुले छोड़ रखे थे, वरना उसको देखते ही मैं खुद को सारा सा बना लेती है। कभी कभी तो सर बांध के बैठ जाती थी ताकि वह मेरे पास भी ना आए, लेकिन बात दूसरी औरत की थी। मैं किसी भी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए सोच चुकी थी कि बाकी की हर तकलीफ़ सह लूँगी। रात को जब फैसल कमरे में आए तो मुझे देखकर हैरान हुआ। फ़ोन पर बात करता हुआ वह अंदर दाखिल हुआ था, लेकिन मुझे देखकर शायद वह बात करना ही भूल गया था। कहने लगा, मैं कुछ देर बाद कॉल करता हूँ। यह कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। मुझे कहने लगा, क्या बात है, तैयार क्यों हो गई हो, कहाँ जा रही हो? मैं अपने दोनों बाजू उसके गले में डालकर उसके साथ लग गई। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहती, उसने फ़ौरन से मेरे हाथ अपने गले से पीछे किए, खुद भी मुझसे पीछे हट गया। मुझे हैरत का झटका लगा। वह तो मेरी कुर्बत का मुल्तान रहता था, फिर मुझे खुद से दूर कैसे कर सकता है? मैंने कहा, क्या अब मैं इतनी बुरी लगने लगी हूँ कि पीछे झटका देते हो? कहने लगा, यह बात नहीं है, देखो ना यार, मैं इंसान हूँ, फरिश्ता थोड़ी हूँ। तुम इतने करीब आओगी और वह इस रूम में, तो मैं कोई ना कोई गुस्ताखी करने बाज नहीं आऊँगा। फिर तुम कहोगी कि मैं बेशरम हूँ, बदतमीज हूँ। मैंने कहा, मैं कुछ नहीं कहूँगी, बस मुझे अपना लो। अपनी आवाज़ की कमी को बमुश्किल कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि हो नहीं रही थी। कहने लगा, नहीं अपना सकता, तुम्हें डर लगेगा। मैंने कहा, मैं सह लूँगी। कहने लगा, सोच लो, फिर तुम चिल्लाने लगती हो, मेरे घर वाले मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैंने कहा कुछ नहीं कहूँगी, कह तो रही हूँ, रह लूँगी, सब कुछ सह लूँगी, बस दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह कहकर वह रोते हुए उसके सीने से लग गई। वह कहने लगा, सोच लो जोया, अभी एक बार और सोच लो। मैंने कहा, आज के बाद आप शबनम से बातें नहीं करेंगे। वह कहने लगा, शबनम वाली बातें तुम करना शुरू कर दो, मैं उसने बात करना छोड़ दूंगा। मैंने कहा कि वादा करें मुझसे। कहने लगा, वादा करता हूँ। वो रात मेरे लिए यह किसी मुसीबत से कम नहीं था, लेकिन मैंने आज फैज़ल को कुछ नहीं कहा। सुबह फैज़ल के उठने से पहले ही कमरे से बाहर जा चुकी थी। आज वह बेहद खुश था। नाश्ते के दौरान मुझे देखे जा रहा था और मुझे तो शर्म आ रही थी। चंद दिन यूं ही गुजर गए। हर बार एक खौफ मुझ पर तारी होता था, लेकिन कुछ देर बाद ख़त्म ही हो जाता था। रात को फैज़ल सोने लगा तो मेरे जेठ ने उसे कमरे से बाहर बुला लिया। कहने लगे, फैज़ल ज़रा बाहर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। वह कमरे से बाहर चला गया। उसका फ़ोन वहीं पर रखा हुआ था, जिस पर बेल बजने लगी। मैंने देखा तो शबनम का फ़ोन था। यह देखकर मुझे फैज़ल पर गुस्सा आया था। वह तो कह रहा था कि कभी शबनम से बात नहीं करूँगा। मैंने फ़ोन उठाया और सोच चुकी थी कि शबनम को आज अच्छे से खरी खोटी सुना दूंगी। उसके खातिर मैंने बहुत कुछ किया था। ऐसे ही मैंने फ़ोन उठाकर कान के साथ लगाया, मेरे होश उड़ गए। शबनम के नंबर से मुझे मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। वह शख्स कहने लगा, मेरे बाप तक अपनी बीवी को परेशान करने के लिए मुझसे रोमांस करता रहेगा। शबनम शबनम कह के अब तो मुझे अपना आप भी लड़की लगने लगा। यह सुनकर मैं सारी बात समझ चुकी थी। मैंने फ़ोन बंद किया और जैसे ही पीछे पलटी, मैंने देखा फैज़ल मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने गुस्से से उसे देखा। वह मेरे पास आ गया। मैंने कहा, आई हेट यू, आप बहुत बुरे हैं, मुझसे झूठ बोल रहे थे। वो कहने लगा, तो फिर क्या करता, सचमुच लड़की से दोस्ती कर लेता। मैंने कहा, आपके झूठ की वजह से मैंने कितनी मुश्किलें उठाई हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। आई हेट यू। वह कहने लगा, तुमने भी तो मुझसे बहुत से झूठे बहाने बनाए हैं। मैं मर जाऊंगी, मेरा दम घुट जाएगा, यह हो जाएगा, वह हो जाएगा। क्या हुआ जाया, जो है जिंदा सलामत खड़ी हो मेरे सामने। मैं तो अपने दोस्त का शुक्रगुजार हूँ, जिसने मुझे यह मशवरा दिया था कि औरत दुनिया की हर मुश्किल को हंसकर सह सकती है, सिवाय सौतन के। दूसरी लड़की से अफेयर का ड्रामा रचाओ और बीवी तुम्हारे पहलू में खुद ब खुदा तुम्हारे सामने है।
मैंने फैसल को गुस्से से देखा था। वह मुझे अपने हिस्से में लेकर ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। मैंने कहा, छोड़ो मुझे, आप झूठे हैं, मुझे नफ़रत है आपसे। वह कहने लगा, कल तो बड़ी मोहब्बत जता रही थी फैसल, मैं मर जाऊंगी आपके बगैर। प्लीज़, मैं अलावा किसी के बारे में सच सोचना भी मत। मुझे मेरी ही बात पर याद दिला दिया जो मैंने इसलिए की थी ताकि वह शबनम को छोड़ दे। कहने लगा, अगर चाहती हो कि मैं सचमुच किसी शबनम को अपनी ज़िंदगी में ना लेकर आऊँ तो ऐसे ही मोहब्बत करती रहना मुझसे, वरना यह सुनना था कि मैंने उसके सीने पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। मैंने कहा, नाम भी मत लेना किसी लड़की का, समझे। यह कहकर मैं उसके साथ लग गई और कमरे में हम दोनों के हंसने की आवाज़ गूंज रही थी। तो दोस्तों, कहानी आज की हमारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।